हेलो बच्चों, आज हम निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल 2024-25 के लिए जो कक्षा 9वीं का विज्ञान विषय का जारी किया गया है। तो बच्चों, आपने पिछले वीडियो में 1 अंक वाले प्रश्नों का अध्ययन किया। चलिए आज हम 2 अंक और 3 अंक तथा 4 अंक वाले प्रश्नों का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हो? तो इसका आंसर आपको इस तरीके से देना है कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा होती है जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु आवश्यक होती है। बच्चों, दूसरा प्रश्न देख रहे हैं हम यहाँ पे, संगलन की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हो? तो यहाँ पे लिखेंगे आप, संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संगलन बिंदु पर द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है। बच्चों, प्रश्न क्रमांक 3 देख रहे हैं, जिसमें सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। लिखिए ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर इस तरीके से देना है बच्चों, कोई भी वस्तु जल पर तब तैरती है जब उसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। जब जल बर्फ में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसके कारण उसका घनत्व जल की अपेक्षा थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए बर्फ का टुकड़ा जल पर तैरता है। बच्चों, अब प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पे हम देख रहे हैं, वाष्पन अथवा वाष्पीकरण से क्या समझते हो? तो इसका आंसर आप देंगे, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से नीचे तापमान पर स्वतः ही वाष्प में बदलने की घटना वाष्पन या वाष्पीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है बच्चों, ऊर्ध्वाधपातन को परिभाषित कीजिए। तो उदाहरण भी देना है इसका। तो ऊर्ध्वाधपातन को आप इस तरीके से परिभाषित करें, किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदलने की जो घटना है ऊर्ध्वपातन कहलाती है। इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं कपूर और नौसादर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिस प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें लिखा है गलनांक को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे आप, गलनांक वह स्थिर अवस्था जिस पर गर्म करने से ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उस ठोस को का गलनांक कहलाता है। तो बच्चों, ये थे 2 अंक वाले प्रश्न। अब चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, गलनांक एवं क्वथनांक में अंतर लिखिए। तो गलनांक और क्वथनांक में निम्न प्रकार से अंतर आप लिख सकते हैं। सबसे पहले गलनांक में देखते हैं। तो नंबर 1, यह वह स्थिर ताप है जिस पर पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। नंबर 2, अशुद्धियाँ मिलाने पर यह कम हो जाता है। और क्वथनांक पे आप लिखेंगे, वह यह स्थिर ताप है जिस पर पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। दूसरा, अशुद्धियाँ मिलाने पर यह बढ़ता है। प्रश्न क्रमांक 2, गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों हो जाता है? तो आप लिखेंगे इसमें, गर्मियों में मटके का जल ठंडा इसलिए होता है क्योंकि मटके की दीवार छिद्रित होती है, जिससे मटके की दीवार से जल का वाष्पीकरण होता रहता है। परिणाम स्वरूप जल का तापमान गिर जाता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं आप बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, गर्मियों में हमें अधिक पसीना आता है, चूंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, अतः हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर सरलता से वाष्पीकृत हो जाता है। इस प्रकार हमें शीतलता महसूस होती है। बच्चों, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करते हैं, जिसमें आपको ठोस के सामान्य गुण यहाँ पे लिखने हैं। सबसे पहला प्रश्न, आप ठोस के सामान्य गुण की बात कर रहे हैं, तो इसमें लिखेंगे आप नंबर 1, इसके कणों के मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम होता है। दूसरा, इसके कणों की गति तथा गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। तीसरा, इसके कणों के मध्य आकर्षण बल अधिकतम होता है। चौथा, इसका आयतन एवं आकार स्थिर होता है, अर्थात नगण्य संपीड़ित होती है, अतः ये दृढ़ होते हैं। बच्चों, ये पहले प्रश्न का आंसर था। अब आइए दूसरा प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। तो यहाँ पे आप ठोस, द्रव और गैस में अंतर को सारणीबद्ध इस प्रकार से कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि ठोसों का निश्चित आयतन व आकार होता है, इनका आयतन तो निश्चित होता है, परंतु आकार निश्चित नहीं होता है इनका आयतन। गैसों में आप लिख सकते हैं इनका आयतन तथा आकार निश्चित नहीं होता। दूसरा, आप लिख सकते हैं कि ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता, द्रव को संपीड़ित नहीं किया जा सकता, किंतु गैस को संपीड़ित किया जा सकता है। तीसरा अंतर आप लिखेंगे कि ठोसों के गलनांक क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होते हैं, और द्रव में लिखेंगे द्रवों के गलनांक
कक्ष ताप से कम व क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होता है। और गैस में लिखेंगे आप गैसों के गलनांक एवं क्वथनांक कक्ष ताप से कम होते हैं। और आप यहाँ पे लिखेंगे चौथे नंबर पे इन्हें दबाया नहीं जा सकता, इनके बहाने का जो गुण नहीं होता है, बहने का गुण नहीं होता है, और ये उच्च तल से निम्न तल की ओर बहते हैं। द्रव में लिखेंगे, और गैस में आप लिखेंगे इनके कण चारों दिशाओं में गति करते रहते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न क्रमांक 3 देख रहे हैं आप यहाँ पे, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, इसलिए कपड़े सुखाने के लिए हम इन्हें फैला देते हैं। दूसरा लिखेंगे आप वायु की गति। वायु की गति बढ़ने पर आप वाष्पीकरण की दर को बढ़ा देते हैं। तो यही कारण है कि तेज़ हवा में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। आर्द्रता की मात्रा, जब वायु में आर्द्रता की मात्रा बढ़ती है तो वाष्पीकरण की दर घटती है। तापमान की बात करते हैं नंबर 4 पर। तापमान बढ़ने पर ज़्यादा कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण वे तेजी से वाष्पीकृत हो जाते हैं। अब बच्चों आइए अगला प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें हमको तापमानों को केल्विन में परिवर्तित करने हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस। बच्चों इस प्रकार के जो प्रश्न हैं आप बिल्कुल भली बात समझ लें। जैसे यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है, तो 273 का जैसे ही योग करते हैं तो ये केल्विन में परिवर्तित हो जाता है। आप योग करेंगे तो यहाँ पे 300 आ जाएगा, तो आंसर आपका आ गया 300 केल्विन। तो बच्चों इसी प्रकार से आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। 373 डिग्री सेल्सियस को आप बदलेंगे तो इसका जो आंसर है 373 आप जोड़ दें 73 और 273 जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 646 केल्विन। अगला प्रश्न, 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो 100 प्लस आप 273 कर दीजिए तो ये 373 में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये 373 केल्विन में परिवर्तित हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका डी, जिसमें आपको 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस को आप ये 273 ऐड कर दीजिए तो ये केल्विन में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये 273 केल्विन हो जाएगा। इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। आइए 5वां प्रश्न देखिए, जिसमें लिखा है बर्फीले जल से भरे गिलास को बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं। तो इसमें आंसर लिखेंगे, जब हम किसी गिलास में ठंडा पानी रखते हैं तो शीघ्र ही गिलास की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आती हैं, क्योंकि वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।